तो हम लोगों ने ग्लूकोज पूरा डिस्कस कर लिया था, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और उसका हेवर्थ स्ट्रक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज। ठीक है, सो फ्रक्टोज है ना, जनरली ये जो शुगर है ये किस में मिलता है हमको? फ्रूट्स में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रक्टोज। ठीक है, और ये एक कीटोहेक्सोज होता है, मतलब जैसे कि ग्लूकोज जो था वो एल्डोहेक्सोज था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। ठीक है, और 6 कार्बन होंगे, तो ये कीटोहेक्सोज है। इट इज ऑब्टेन अलॉन्ग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। जो सुक्रोज वगैरह है उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमने देखा था कि ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। ठीक है, सो इसका प्रिपरेशन मेथड वैसे ही है जैसे हमने उसका पढ़ा था। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड जो ग्लूकोज में पढ़ा था हमने, ठीक है, फ्रॉम केन शुगर वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, तो उसी से ही आप इसका देख सकते हो। ओके, सो आपको वही चीज़ इसमें भी पढ़नी है। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रक्टोज हैं वो फ्रूट्स, हनी और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? फ्रक्टोज। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर। ये स्वीटनर की तरह भी काम होता है। जैसे आपको आजकल आता है ना कि नेचुरल स्वीटनर है, शुगर इज़ नॉट ए नेचुरल स्वीटनर, उसमें कुछ कुछ वो भी रहता है, पर आजकल नेचुरल स्वीटनर आते हैं जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो, तो नेचुरल स्वीटनर होता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो और ये जो कीटोहेक्सोज होता है ना, ये लीवोरोटेटरी होता है। जैसे हमने ग्लूकोज देखा था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, ये क्या था? लीवोरोटेटरी। तो चलो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये पेंटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसमें 5 क्या होंगे? OH होंगे। सो 5 हाइड्रोक्सिल है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये क्या है? D माइनस, फिर है फ्रक्टोज। D स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि सेकेंड लास्ट का जो OH है वो आपका ग्लिसरल्डिहाइड से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? D माइनस, क्योंकि ये लिवोरोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज। ठीक है, सो दिस इज अ ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये हो गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसका हम लोग देखेंगे साइक्लिक। साइक्लिक में ये लास्ट वाले कार्बन से साइकिल नहीं बनता है, सेकेंड लास्ट कार्बन से बनता है। मैंने इससे पहले क्या करा दिया था? लास्ट वाले से सेकेंड लास्ट से बनता है, तो सेकेंड लास्ट वाले को देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या है? 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये कहाँ जाके अटैच होगा? यहाँ पर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसने लिया? इसने, तो ये माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? H+, तो H+ किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा? इस वाले O से। ठीक, तो अब फाइनल मेरा बनेगा इसको इस तरीके से, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो ये इस O के साथ क्या जुड़ गया? H। ठीक है, और ये CH2OH तो पहले से ही है, और ये वाला जो O है वो भी इससे क्या हो? इस वाले कार्बन से कनेक्ट है। तो ये वाला O इस कार्बन से अटैच है, तो मैंने ये O क्या कर दिया? इस कार्बन से अटैच कर दिया। ठीक, और बाकी क्या क्या बचे? ये सारे जो बचे उसको मैं लिख देती हूँ। कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आखिरी वाला क्या है? CH2OH। ये जो ऑक्सीजन है ये वाला किसके अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये इससे अटैच हो गया। ठीक, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, फिर OH, OH। अब सही है, 2 3 4 और ये 5 मेंबर्स। ठीक, तो ये अगर देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की चेन अभी भी है हमारे पास। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अगर CH2OH हमारा लेफ्ट साइड पे है तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा, और राइट साइड पे है तो क्या हो जाएगा? बीटा। तो सेम स्ट्रक्चर में ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक,
बना लिए? अच्छा, इसको फ्रक्टोफर्नोज भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं फ्रक्टोफर्नोज? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से मिलता है, ठीक है। जो फ्यूरान है इस टाइप का होता है। ये क्या है? फ्यूरान। तो फ्यूरान से ही इसका स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए आप देखो आपकी बुक में इसका नाम क्या लिखा होगा? फ्रक्टोफर्नोज, ठीक है। फ्रक्टोफर्नोज अल्फा और वैसे ही बीटा। तो इसको उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? फ्यूरान से। अब इसका हेवोर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हेवोर्थ स्ट्रक्चर में हम इसका हेल्प लेंगे, फ्यूरान स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें भी सेम वही रूल लगाएंगे, जो राइट में है उसको डाउन लिखेंगे, जो लेफ्ट में है उसको अप लिखेंगे। बना सकते हैं कि एक बार बना के देखो। सेम ऐसे फ्यूरान जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक। और इस तरीके से आपको क्या करना है? लगा देना है, ठीक है। जो राइट में है उसको कहाँ लिखेंगे? डाउन। जो लेफ्ट है उसको अप। लिखो जरा। पर जो हैवी ग्रुप है वो हमेशा कहाँ आएगा? अप आएगा। सो लेफ्ट वाला है ना, ये CH2OH क्या है? लेफ्ट में, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ऊपर। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, फिर क्या आ जाएगा? H, और आखिरी में क्या आ जाएगा? CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा गया तो यहाँ क्या बचा? OH, यहाँ क्या बचा? H, यहाँ क्या बचा? H, और यहाँ पर H, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा डी फ्यूरनोज। क्या पढ़ेंगे तो पता है? फ्यूरानोज पढ़ेंगे ना, फ्यूरानोज, ठीक। तो ये हो गया अल्फा वाला। बीटा वाला भी ऐसे ही बना लोगे। वहाँ पर कहाँ सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंजेस आएंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सो बीटा का भी ऐसे ही हेवोर्थ स्ट्रक्चर नीचे लिख दोगे। ये सब दोनों ही क्या है? हेवोर्थ स्ट्रक्चर है ये दोनों। बस ये याद रखना है कि राइट वाले को डाउन में लिखना है और लेफ्ट वाले को अप में। हो गया। अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड्स। तो हेडिंग डाल लो डाइसैकेराइड्स। हाँ, कुछ नहीं था? अच्छा, तो पढ़ लेते हैं भाई डाइसैकेराइड्स। मतलब मैं सोची थी कोर्स से हट गया है अगर। अच्छा, 3 मार्क्स का था। क्या था बताओ तो एक बार, कुछ याद है? स्ट्रक्चर ही बनाना था डाइसैकेराइड्स। सो डाइसैकेराइड्स मतलब इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे, ठीक है। कोई भी हो सकता है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज। 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। और ये बॉन्डेड होते हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर एक मोनोसैकेराइड्स है, यहाँ पर एक मोनोसैकेराइड्स है, दोनों क्या होंगे? ऑक्सीजन। ये A मोनोसैकेराइड्स है, ये B मोनोसैकेराइड्स है। ये बॉन्डेड होंगे थ्रू ऑक्सीजन एटम। ये जो बॉन्ड होता है ना, जो लिंकेज जो होता है दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें लिंकेज, ओके। सो इसमें जो होंगे 2 मोनोसैकेराइड्स एटम होंगे, दोनों ही बॉन्डेड होंगे थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है? थ्रू ये दे आर बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। इसमें 2 होंगे मोनोसैकेराइड्स। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर टाइप का और एक होता है रिड्यूसिंग शुगर टाइप का। सो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर टाइप का होगा ना, उसमें कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा, मतलब उसमें एल्डिहाइड नहीं रहेगा, उसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। उसमें आपको कहीं भी एल्डिहाइड CHO ग्रुप नहीं दिखता है सुक्रोज में। जबकि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे उसमें क्या होगा? आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा मतलब वो क्या कर सकते हैं? टॉलेंस और फेलिंग रीजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। उसके एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज और लैक्टोज। ये दोनों एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग टाइप के शुगर्स के,
ठीक है। तो सुक्रोज जो है ना इस तरीके से बनता है कि उसमें आपको CHO ग्रुप नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलो लिख लो, डाइसैकेराइड्स का डेफिनेशन लिख लो। डाइसैकेराइड्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसैकेराइड्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis give two same or different monosaccharides। ठीक है, अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है C11H22O12 इज द जनरल फॉर्मूला। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ द डाइसैकेराइड्स। हाँ, टू सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। सेम टाइप के भी रह सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो डाइसैकेराइड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, उसमें बुक में लिखा हुआ है, आप बुक से सीधा पढ़ सकते हैं कि एक रिड्यूसिंग होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग टाइप का होता है। अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग टाइप का देखूं तो उसमें क्या आता है, सुक्रोज आता है, ठीक है। तो सुक्रोज कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज। मतलब सैकेराइड सुक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। एक ग्लूकोज रहेगा और एक फ्रक्टोज रहेगा, इन दोनों आपस में क्या होंगे, एक बॉन्ड से लिंक रहेंगे और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हाँ, तो इसमें नहीं, हर में अलग अलग है। सुक्रोज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 और जो फ्रक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2, उन दोनों का आपस में क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। तो माल्टोज में अलग तरीके से होता है और लैक्टोज में अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो सुक्रोज में क्या होगा, कार्बन नंबर 1 जो है ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 2 किसका है, फ्रक्टोज का, उनका आपस में लिंकेज होगा, ठीक है। सो अगर मैं ग्लूकोज बनाऊं, सो ग्लूकोज कैसे बनता है, ये क्या है, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अब मैं फ्रक्टोज बना रही हूँ, थोड़ा दूर बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिंकेज होना है कार्बन 1 का कार्बन 2 का, पर कार्बन 2 तो इधर है, कार्बन 1 इधर है, तो लिंकेज कैसा होगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और रोटेट करने पर क्या होता है कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, बस एक जगह। ये रोटेशन में जब इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं ना, तो सिर्फ इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब इसको हम लोग रोटेट करके इधर करेंगे तो सिर्फ 1 पोजीशन सेम टू सेम है, बाकी सब क्या हो गया है, चेंज हो गया। हाँ, अगर ऐसा आ गया तो बना के दिखाओ कैसे करोगे, तो फिर तो बाकी बस 1 का पोजीशन चेंज रखना है ना, बाकी तो सेम का सेम ही रखना है आपको, सॉरी 1 का पोजीशन सेम रखना है, बाकी को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, वो तो याद ही रहेगा, ठीक है।
3 का कहाँ है? अच्छा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो निकलना चाहिए ना। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, एक गड़बड़ है क्योंकि। अब ठीक है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग करना है आपको। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देंगे हम लोग, तब ये फिर ये O और इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन जो है O से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक, तो अब फाइनली मुझे जो मिलेगा वो किस तरीके से होगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक, इनके बीच O करके एक बॉन्ड रहेगा, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये जो लिंकेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी फ्रक्टोज। तो अब देखो इसमें कहीं भी CHO ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि CHO ग्रुप से ही क्या हो गया, यहाँ पर से वाटर और ये निकल गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें CHO ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग टाइप का शुगर है। ठीक है, अच्छा सुक्रोज जो है इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये भी याद रखना है। ठीक है, आप ओवरऑल देखोगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, सो जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, पर फ्रक्टोज क्या होता है, लिवोरोटेटरी। दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, सुक्रोज, पर ओवरऑल सुक्रोज क्या है हमारा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक, सो सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose since इसको नोट कर लिए ना, चलो इसको देखते हैं अपन कैसे हो रहा है। अब जब मैं इस सुक्रोज जो है इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है और फ्रक्टोज मिल जाता है। ठीक है, अब ये है तुम्हारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये है हमारा लिवोरोटेटरी, पर इसकी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसकी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 52 पॉइंट कितना लिखा है, 5 डिग्री। ठीक है, 52.5 डिग्री रोटेट करता है, और ये जो है वो कितना रोटेट करता है, 92.4 डिग्री रोटेट करता है। तो ओवरऑल जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे और जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लिवोरोटेटरी हो जाएगा कि नहीं। ये जो ग्लूकोज है वो राइट साइड में इतना डिग्री रोटेट किया PLL को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड को, ये जो है इतना डिग्री इधर शिफ्ट कर दिया, तो ओवरऑल रोटेशन तो लिवोरोटेटरी हो जाएगा। सुक्रोज ऐसा खुद जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, पर इसको जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लिवोरोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं माल्टोज। सो माल्टोज कैसे बनता है, ये दूसरा डाइसेक्राइड है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। इससे पहले सुक्रोज जो बन रहा था एक अल्फा डी से और एक बीटा डी फ्रुक्टोज से बन रहा था, जबकि माल्टोज किससे बनता है, दोनों ही इसमें क्या होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज के ही मोनोसेक्राइड्स होंगे, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच इसमें क्या बनेगा, लिंकेज फॉर्म होगा।
कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे, सॉरी, इनमें इनके बीच लिंकेज फॉर्म होगा। तो इसमें CHO ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग टाइप का शुगर रहेगा। ठीक, सो इसको बना लेंगे खुद से, है ना। हमको एक अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, और इसमें कुछ आपको शुगर, जैसे फ्रक्टोज में आपको थोड़ा सा रोटेट करने की ज़रूरत होगी, इसमें रोटेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 4 पे क्या हो रहा है, लिंकेज फॉर्म हो रहा है। तो H2O मॉलिक्यूल को क्या करना है, हमको बाहर निकाल देना है, और O से वो लिंक हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा माल्टोज बन जाएगा। अब लैक्टोज में क्या होगा, ये दोनों ही, इसमें बीटा डी ग्लूकोज चाहिए रहता है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए रहता है, लैक्टोज में बीटा डी, गैलेक्टोज चाहिए होता, सॉरी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने आपको बताया था ना, एक गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है। गैलेक्टोज का मैंने आपको कल शायद लिखवा दिया था फॉर्मूला कैसे होता है, सिर्फ 3rd नंबर के पोजीशन में जो OH का है वो चेंज हो जाएगा, है ना। सो इसमें हमको एक गैलेक्टोज चाहिए और एक ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे आपको बन रहा है। ठीक, तो सिंपल हमको क्या करना है, H2O के मॉलिक्यूल को निकाल देना है, और हमारा क्या बन जाएगा, लैक्टोज। तो इसको खुद से घर में बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस ही मांग रहा है बहुत सिंपल, सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। तो 2-4 बार बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये याद रखना है कि जो सुक्रोज है वो किस किस से बन रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, माल्टोज बन रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक, जबकि हमारा लैक्टोज बन रहा है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और दोनों ही बीटा टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है दोनों के। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि इससे क्या बन रहा है। बाकी तो सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर माल्टोज और लैक्टोज में देखो तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बॉन्ड बन रहा है, जबकि पहले वाले में था कार्बन नंबर 1, दोनों ही के ही कार्बन, एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 2 में बन रहा था। तो ये कार्बन कौन से बन रहा है ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रक्चर ही बहुत थोड़े भयानक से हैं। प्रैक्टिस करते जाओगे क्लियर होते जाएगा। ठीक, बाकी पॉलीसेकेराइड्स जो है कोर्स से हट गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोर्स से हट गया है। ठीक है, प्रोटीन तो कल उसने बता दिया था। जैसे यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता था, ग्लाइको, है ना, वहाँ पर क्या होता था, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 प्रोटीन के बीच क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगर इस तरीके से बहुत सारे जो हैं प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कितने अगर 1000 से ज़्यादा है, नहीं 100 से ज़्यादा होते हैं क्या, हाँ 100 से ज़्यादा है इस तरीके, तो उसको हम बहुत सारे, अगर एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड जो है 100 से ज़्यादा आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर है ना। तो अगर 2 इस तरीके से 2 हैं मेरे पास, 2 अल्फा एमिनो एसिड इस तरीके से बंधे हुए पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको, डाईपेप्टाइड। ठीक है, अगर 2 अल्फा एमिनो एसिड है उस तरीके से उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको, डाईपेप्टाइड। ठीक है, वैसे ही ट्राईपेप्टाइड होगा, अगर 3 हैं तो इस तरीके से 3 हैं अल्फा एमिनो एसिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड। 4 हैं तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बहुत सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, पर अगर मोर देन 100 अमीनो एसिड इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको हमको क्या बोलना है, प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है इट शुड बी हायर देन 10,000 U। ठीक, पर अकेला इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें जो है हमारा एक हार्मोन है जिसको आप सब जानते होंगे, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है, बट उसमें जो एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो कंबाइन हो रहे हैं वो कितने होते हैं, 51 होते हैं। ठीक है, तो जनरली प्रोटीन में कितने होने चाहिए, मोर देन 100 एमिनो एसिड होने चाहिए, बट इंसुलिन ये एक ऐसा प्रोटीन है इंसुलिन जिसमें कितने होते हैं, 51 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ठीक है, उनके बीच। तो ये एक एक्सेप्शन है, हो सकता है एक आध मार्क्स में आ जाए कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ लेस देन, हाँ एक्सेप्शन ही आता है, तो इंसुलिन है। ठीक है,
अब जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है फाइबरस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक, तो जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो क्या होंगे, उनमें इस तरीके से फाइबर्स इस तरीके से होंगे, ऐसे है ना, इस तरीके से फाइबरस स्ट्रक्चर, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होंगे उस प्रोटीन के। ठीक, जैसे हमारे हेयर्स जो है ना, दे आर फाइबरस प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, फाइबरस, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं। सो अब आवर हेयर्स आर फाइबरस। और क्या आपने कभी कैराटीन सुना ना, कैराटीन प्रोटीन आजकल बालों के लिए आता है ना, कैराटीन वाला शैम्पू बोलते हैं। तो कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कैसा प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन, जो हमारे कहाँ होता है उसमें। कोलाजन सुने हो, कोलाजन क्रीम के ऐड में आता है भाई, जो एंटी एजिंग क्रीम होता है ना, उसमें कोलाजन मिला हुआ है, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, है ना। सो कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन पे, हमारी बॉडी पे, हमारे बोन्स में होता है कोलाजन। ठीक है, वो भी कैसा प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है। ठीक है, फाइबरस प्रोटीन जो होते हैं ना, दे आर नॉन सॉल्यूबल इन वाटर। कैसे होते हैं फाइबरस प्रोटीन, अगर सॉल्यूबल होते तो आपके पूरे वाटर में जाते ही घुल जाते, हो जाता है कि नहीं, बाल जैसे ही पानी धोया पूरे घुल गए, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो जो हमारे जो फाइबरस प्रोटीन है, जो हमारी स्किन उससे बनी हुई है ना, कोलाजन है, कैराटीन है, दे आर फाइबरस प्रोटीन और दे आर नॉन सॉल्यूबल, लॉन्ग थिन होते हैं इस तरीके से, एक दूसरे से इस तरीके से टेंगल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ठीक है, पर इस तरीके से लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं उसके। ठीक, तो वो हो गया हमारा फाइबरस प्रोटीन। और ग्लोबुलर है, मतलब वो भी ऐसे लंबे होंगे, पर ना वो इस तरीके से गोल गोल घूम के इस तरीके से स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, वो 3D शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना, ये हमारे जनरली एंजाइम्स में मिलते हैं, इंसुलिन है, एंजाइम्स हैं, वहाँ पर सब में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, वो भी क्या होता है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो अभी जो प्रोटीन का शेप है उसको हम 4 पार्ट में, उसको डिफरेंट लेवल्स बोलना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स में पढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल और क्वाटरनरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब हाँ, उसमें एक स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, सिंगल एक स्ट्रेट चेन होगी, उसकी स्टडी करते हैं हम। एक सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, उसकी स्टडी करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये जो प्रोटीन है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। उसमें ग्लाइसिन है, उसमें क्या था, एनानिन है। ठीक है, और क्या क्या प्रोटीन्स पढ़े थे अपन, है ना, वेलिन है कि ल्यूसीन है ना। तो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, तो हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा कि भाई वो जो प्रोटीन है वो किससे बनकर बना। तो एक पतली सी स्ट्रैंड की हम क्या करते हैं, इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रैंड की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी क्या होगा, यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर टेंगल हो गए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। टर्शरी मतलब जो सेकेंडरी प्रोटीन जो इस तरीके से टेंगल्स हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, टर्शरी लेवल का। क्वाटरनरी मतलब वो और आपस में तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टेंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये सब यूनिट्स हैं, प्राइमरी से मिलकर सेकेंडरी बना है, सेकेंडरी यूनिट को कंबाइन करके क्या बना है, टर्शरी, और टर्शरी को कंबाइन करके क्वाटरनरी बना है। ठीक है, सो इनका स्ट्रक्चर जो होता है हेलिक्स, देखो प्राइमरी एक सिंपल सिंगल स्ट्रैंड है, सेकेंडरी में वो क्या फॉर्म किया है, हेलिक्स। ठीक है, टर्शरी में 2 सेकेंडरी को जोड़ के हमारा टर्शरी बन गया, और बहुत सारे टर्शरी को जोड़ के क्या बन गया है, क्वाटरनरी बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो क्या होता है भाई डीनेचुरेशन, फर्स्ट डिग्री बस। अच्छा, तो उसको गर्म करने पर जनरली ऐसा होता है ना, हाँ डीनेचर हो जाता है। जैसे प्रोटीन जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा पका दो तो वो डीनेचर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो क्वाटरनरी इसमें जो जाता है प्राइमरी में, उसमें जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो उसका क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो जो ग्लोबुलस जो है वो अनफोल्ड होके, है ना, हाँ ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डीनेचर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे कि एग है, एग को बहुत ज़्यादा आप लोग पका दो तो डीनेचर हो जाएगा उसका प्रोटीन, हाँ ठीक है, सो उसको बोलते हैं डीनेचरेशन। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड तो अपराजिता ने पूरा पढ़ाई दिया है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन न्यूक्लिक एसिड का तो आप जो बायो वाले को पता ही होगा कि वो इनहेरिटेंस को कैरी करता है ना,
ठीक, तो वही सब कहानी लिखी हुई है, इसको आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी बायो में पढ़ चुके हैं। नीट वगैरह के एग्जाम में ना केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है। जनरली जेई में तो बहुत 1-2 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, पर अगर आप नीट में देखो, क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर बनना है, उस तरफ जाना है, तो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ सकते हैं नीट वाले में। पर जेई से बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं नीट में, सॉरी जेई में। ठीक, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हैं उसको आप लोग कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, सिर्फ आपको याद ही करना है। ठीक, तो आज हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आपको पूरा कोर्स ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फिर रिवीजन और प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।